हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज वोकैबुलरी में। इस सीरीज का ये है हमारा डे 10 और इस सीरीज में हम कंप्लीट 90 लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम 90 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। इस वाली बुक का नाम है 90 डे वोकैब प्लानर एंड दिस बुक इज बाय माई पाठशाला। सो नाउ वोकैब इज इन द ईयर विद आवर सीरीज वोकैबुलरी वेयर वर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित चरार और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जो होंगे 20। नंबर 1 इज द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। तो इसका मीनिंग मैं अच्छे से समझाऊं तो जैसे होता नहीं है, अपना इंडिया काफ़ी बड़ा है तो अपने इधर उतना नहीं चलता है, बट जो छोटे कंट्री होते हैं तो उनमें किसी बिल को पास कराना है तो उसके लिए जो मतलब हर एक नागरिक होता है, हर एक सिटीजन, उससे किसी बिल पास कराने के लिए हर एक नागरिक से वोटिंग कराई जाती है। उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। एंड जो वर्ड यूज करते हैं वह होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम याद रखेंगे। जैसे पहले क्या हुआ था ना कि कुछ टेरिटरी, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम कुछ टेरिटरीज में रिफरेंडम कराया गया था, यानी कि जनमत संग्रह, कि वो इंडिया में शामिल होना चाहती हैं या पाकिस्तान में। ठीक है, तो रेफरेंडम का मतलब होता है कि सारे लोग किसी एक प्लेस के सारे सिटीजन से किसी इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर वोटिंग कराना, ओके, उनका प्रपोजल मांगना। ठीक है, तो ये हुआ रेफरेंडम। ओके, सो याद रहेगा, रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह, सभी लोगों से वोट करा के उनका विचार पूछना कि वो क्या चाहते हैं। ओके, सो सेकंड पर आते हैं, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। कोई चीज जो सैंपल की तरह सर्व करे उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जैसे लैब वगैरह में देखा होगा आपने कि जैसे रखे रहते हैं स्टारफिश का, या तो मतलब एक वह पूरे ग्रुप को डिनोट करता है एक स्पेसिमेन। आप लोग बायोलॉजी की लैब वगैरह गए हो तो उधर वो रखे रहते हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के, तो मतलब वो एक छोटा सा वो है एक सैंपल, वो एक पूरे फाइलम को डिनोट कर रहा है, तो वह क्या हुआ, एक स्पेसिमेन हुआ। जैसे कि स्पेसिमेन और काय का हो सकता है, जैसे कि कोई रॉक वगैरह, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा आया तो उसको बोलते हैं स्पेसिमेन, जो पूरे एक छोटा सा पार्ट हो और जो किसी होल को डिनोट करे, जिसको बोलते हैं नमूना। ओके, समझ में आया। एक टाइप से नॉर्मली बोलें तो सैंपल टाइप का ही स्पेसिमेन हुआ। ओके, याद रहेगा, स्पेसिमेन यानी कि नमूना एंड रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह। नेक्स्ट इज नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, यानी कि एक ऐसा पर्सन, आप उसके सामने कितनी भी गिड़गिड़ाते रहो, कितनी भी प्रार्थना करते रहो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। ऐसे पर्सन को बोलते हैं डेस्पोटिक, एक टाइप से डिक्टेटर टाइप। डिक्टेटर से याद रखेंगे, डेस्पोटिक यानी कि ऐसा कोई राजा जो निरंकुश है, एक टाइप से बहुत ज्यादा क्रूअल है, किम जोंग उनकी तरह। सो ऐसे पर्सन को बोलेंगे डेस्पोटिक। ओके, याद रखेंगे, डेस्पोटिक यानी कि निरंकुश, एक टाइप से बहुत क्रूअल टाइप का राजा। ओके, सो नंबर 3 याद रहेगा। एंड नंबर 4 पे बढ़ते हैं, अ यंग फीमेल हॉर्स, ऐसा फीमेल हॉर्स जो बहुत कम एज का हो उसको बोलते हैं फिली। ओके, याद रहेगा, फिली यानी कि अ फीमेल हॉर्स ऑफ यंग एज। इसको तो डायरेक्ट याद रखेंगे, ये रीजनिंग में पूछा जा सकता है। जैसे वो आते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, जैसे दे दिया लायन का कब, तो ऐसे इसका भी दे सकते हैं कि हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में फिली दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक और वर्ड यूज करते हैं फॉल, FOAL, ये मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए यूज करता है। इसमें भी होता है आ हॉर्स का एक बच्चा। ओके, सो ये भी आ सकता है, फॉल और फिली भी दे सकते हैं। सो याद रखेंगे, डेस्पोटिक जो निरंकुश है, एंड फिली यानी कि अ फीमेल हॉर्स। ओके, जो यंग एज का है। नंबर 5 इज कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेटी एंड प्रेसिडेंस,
जो एक टाइप से बोलें तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं ना, मतलब कंट्रीज के बीच बीच तो उसके मतलब जिनके द्वारा वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, मतलब एक टाइप से रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, तो उनको बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल, यानी कि शिष्टाचार। कुछ प्रोटोकॉल, जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं तो कभी कभी न्यूज आती है कि प्रोटोकॉल तोड़ा किसी बड़े देश के नेता ने, या फिर जैसे कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे कोई इंडियन पीएम किसी को रिसीव नहीं करेंगे एयरपोर्ट पे, तो इस टाइप के प्रोटोकॉल रहते हैं, यानी कि कुछ नियम जो फॉलो करना है, कोई प्रोसीजर के, कुछ भी मतलब कोई भी प्रोसेस के लिए, तो उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। यानी तो हिंदी तो याद रखेंगे थोड़ी बहुत, शिष्टाचार, बट ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल याद रखेंगे कि कुछ रूल्स होते हैं फॉलो, जो जब नॉर्मल बातचीत होती है या फिर कोई प्रोग्राम अरेंजमेंट होता है तो उस दौरान फॉलो किए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ओके, याद रहेगा, प्रोटोकॉल यानी कि एक टाइप से कुछ नियम जिनको फॉलो किया जाना है किसी चीज़ के लिए, ओके, किसी प्रोसेस के दौरान। सो ये रहेगा याद, प्रोटोकॉल नंबर 5। एंड नंबर 6 इज टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। लड़खड़ाना यानी कि आप किसी की स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे कोई कंपनी स्ट्रगल कर रही है, इकोनॉमिक कुछ ऐसा आ गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसमें कंपनी वो कर रही है, फ्लाउंडर कर रही है, यानी लड़खड़ा रही है। या फिर आप किसी मड कीचड़ में चल रहे हो, या फिर आप कोई डिफिकल्टी में हो, तो उस टाइम आप लड़खड़ाओगे, उसको लिए वर्ड यूज करते हैं फ्लाउंडर। याद रखेंगे, फ्लाउंडर मीन्स लड़खड़ाना, एंड प्रोटोकॉल शिष्टाचार। ओके, सो इधर नंबर 5 बड़े आगे 6 हो गया। एंड नंबर 7 इज लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया। ये भी याद रखेंगे, भूलने की बीमारी। इसको याद कैसे करेंगे, एमनेसिया यानी कि भूलने की बीमारी। सो याद कैसे करें, एमनेसिया या फिर हमने सिया को भुला दिया, इस टाइप से याद रखेंगे, एमनेसिया, हमने सिया को भुला दिया। ओके, सो लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि एमनेसिया, हमने सिया को भुला दिया, भूलने की बीमारी, याद रहेगा। ओके, सो नंबर 7 इज रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। आप लोगों ने अखबारों या न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते हों तो ऐसे टर्म सुने होंगे कि उसको पैरोल पर छूट दे दी गई जेल से। तो पैरोल का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा पर कारागार मुक्ति, यानी कि उससे कोई ऐसा रिटर्न में लेना कि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ या कुछ बहुत ज़रूरी है, एंड फिर मैं वापस आ जाऊँगा, तो उसको बोलते हैं पैरोल पर बाहर जाना। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलीज होना जेल से, उसको बोलते हैं पैरोल। ओके, याद रहेगा, पैरोल PAROLE, एंड एमनेसिया यानी कि भूलने की बीमारी। ओके, सो इट हुए कंप्लीट। नंबर 9 इज फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके अंदर की ऐसी फीलिंग जो आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत, उसको बोलते हैं कंसाइंस, यानी कि आपका विवेक। अपने जैसे बाइट सुने होंगे सबकॉन्शियस माइंड, तो उसी से रिलेटेड है कॉन्साइंस। आपका एक तो विवेक होता है, एंड इसके लिए अच्छा वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है अंतर आत्मा। बोलते नहीं कि आपकी अंतर आत्मा क्या बोल रही है, सो दैट अंतर आत्मा इज कॉन्साइंस, यानी कि जो आपकी एक टाइप से आपके दिल मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। सो जो इनसाइड वाली फीलिंग होती है उसको बोलते हैं कंसाइंस। इसकी स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट, तो स्पेलिंग याद रखेंगे CON, इसके बाद साइंस। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 10 कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज। ये अपन ने एक और पहले पढ़ा था, एक्रूअल, ACCRUAL। एक्रूअल मतलब होता है धीरे धीरे वृद्धि होना, तो उसे एक्रूअल से रिलेटेड है एक्रीटिव, यानी कि किसी चीज़ में धीरे धीरे करके वृद्धि हो रही है, तो उससे रिलेटेड के लिए यूज होता है एक्रीटिव।
एक और वर्ड मैं आपको बताऊं, ACCRUE, तो एक्रू इसमें भी होता है धीरे धीरे वृद्धि होना, एंड ये सब आए हैं कैसे। एक और वर्ड होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो दिस इज वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इन एक्यूमुलेट हो रहा है कुछ तो इकट्ठा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो मतलब वो वृद्धि हो रही है। तो उन्हीं सबसे ये वर्ड आए हैं, एक्रीटिव, एक्रूअल, एक्रू। ओके, सो ये भी याद रखेंगे, एक्रीटिव यानी कि किसी चीज में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ओके, एंड नाइन्थ वाच कॉन्साइंस यानी कि आपका विवेक, आपकी अंतर्यात्मा। नंबर 11 इज टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। किसी को एक गुस्से भरी नज़र से और धमकाने वाली नज़र से देखना। जैसे होते नहीं है कि क्लास में दो स्टूडेंट आपस में फुसफुसा रहे हों एंड मतलब बातचीत कर रहे हों आपस में, एंड टीचर उनको एक ऐसी नज़र से देखे, नज़र घुमा के पीछे, तो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, उसको बोलते हैं ग्लोवर, GLOWER। ग्लो, हाँ, ग्लो मीन्स क्या होता है, आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है। ग्लो मीन्स होता है टाइप से चमक, बट चमक थोड़ी सी समय के लिए होती है। ऐसे ही ग्लोवर का मतलब होता है एक हल्की सी नज़र, और वो भी गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना, डेट इज ग्लोवर। ओके, याद रहेगा, ग्लोवर यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना एक थ्रेटनिंग वे में। नंबर 12 इज पर्टेनिंग टू कैटल, यानी कि जो कैटल से रिलेटेड हो उसको बोलेंगे बोवाइन, एंड गौ जाती है यानी कि जो गाय के समान हो। स्पेशली ये पर्सन के लिए यूज होता है जो बहुत ज़्यादा भोला भाला है। ओके, इसको लिख देता हूँ मैं, भोला भाला। ओके, सो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं बोवाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते नहीं है कि एकदम गाय आदमी है, डेट इज बोवाइन, यानी कि लाइक आ, मतलब काऊ बोल सकते हैं इसको, लाइक आ काऊ। ओके, यानी कि गाय के गाय पर्सन एक टाइप से, बिल्कुल सीधा साधा, डेट इज बोवाइन एंड ग्लोवर, गुस्से भरी नजर से देखना। ओके, नंबर 13 इज अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग हो, मेरी तो है नहीं सो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैलीग्राफर। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कैलीग्राफी, बहुत सुंदर सुलेखन जिसको बोलते हैं, एंड कैलीग्राफर जो बहुत अच्छा लिखता हो। इसका अपोजिट क्या होता है ये आपको कमेंट करना है कैलीग्राफी का। ओके, सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नंबर 14 समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कि जो जानलेवा हो, डेट इज फैटल, बोलते नहीं है फैटल एक्सीडेंट हो गया, यानी कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसमें जान चली गई, डेट इज फैटल। याद कैसे रखेंगे, कुछ इतना खतरनाक इम्पैक्ट रहा कि फट गया यानी कि फैटल, गाड़ी फट गई पूरी तरीके से, डेट इज फैटल, फैटल एक्सीडेंट, घातक एक्सीडेंट। ओके, कैलीग्राफी डेट वाज सुलेखक, यानी कि अच्छा लिखने वाला। ओके, नंबर 15 इज अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, कम काम हो और अच्छा दाम हो। वाओ मैंने तो बढ़िया ड्राइंग बना दी, जिसमें काम कम हो एंड दाम अच्छा मिले। ऐसी जॉब को बोलते हैं सिनेक्योर, यानी कि कारोबार रहित नौकरी, यानी कि काम बहुत कम है एंड सैलरी पूरी मिल रही है, डेट इज सिनेक्योर, SINE। इट इज इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे अच्छे से, कई बार रिपीट होता है वर्ड सिनेक्योर, यानी कि अ पर्सन हु, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें बहुत कामगार को एंड फुल सैलरी मिले, डेट इज नंबर 15 सिनेक्योर। ओके, नंबर 16 अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। बायोप्सी यानी कि जीवित ऊतकों की जांच, यानी कि लिविंग टिश्यूज की जांच होती है किसी डिसीज ऑर्गन वगैरह के लिए, सो डेट इज बायोप्सी। आपको बताना है कि ऑटोप्सी क्या होता है, ये अपन एक बार पहले कर चुके हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर 17 वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा पर्सन जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिको एक वर्ड्स के लिए यूज होता है एंड ग्राफर तो आप लोग जानते हो जैसे अलग अलग टर्म्स में यूज होता है। सो लेक्सिकोग्राफर यानी कि कोशकार, यानी कि एक टाइप से जो डिक्शनरी को कंपाइल करे उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ओके, याद रखेंगे लेक्सिकोग्राफर यानी कि अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ओके, नंबर 18 to avoid giving a direct answer to a question in order to hide the truth,
ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी किसी पर्सन से कुछ पूछा जा रहा है एंड वो जवाब दे रहा है कि बहुत ज़्यादा घुमा के, तो वह एक मतलब आपको भटकाना चाहता है कि एक तरह से आपको सच साफ साफ नहीं बताना चाहता, आपको वो टॉपिक से भटकाना चाहता है। तो इस भटकाने को बोलते हैं प्रीवेरिकेट। इसको याद कर सकते हैं, प्री से प्रीवेंट एंड बैरिकेट तो आपको पता होगा, VER वेरासिटी, VARACITY, प्री वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है इसमें होता है सच, एंड जो प्रिवेंट करे वेरासिटी को यानी कि प्री बैरिकेट। इस टाइप से प्री बैरिकेट को याद रख सकते हैं, यानी कि वो सच को प्रिवेंट करना चाहता है, यानी कि सबके सामने एकदम से सच्चाई नहीं बताना चाहता, इसलिए वह बातें घुमा घुमा के करता है। तो इस बातों को घुमाने को बोलते हैं प्री बैरिकेट करना, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि एकदम से सच नहीं बताना है उसको, मतलब पूरी तरह से घुमा देना है कि टॉपिक ही बदल जाए, डेट इज प्री बैरिकेट। एंड एक और वर्ड यूज होता है क्विबल। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को याद रखेंगे, क्विबल एंड प्रीवेरिकेट, यानी कि दूसरे को एक टाइम से घुमा देना, अपनी बातों में उलझा देना एंड सच को नहीं सामने रखना उनके। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 19, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे नहीं हो, अपने पैसे मतलब जो उसने उधार लिए थे उनको चुकाने के लिए, ऐसे पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो होते हैं क्लॉज वगैरह कि प्रेसिडेंट को इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट, मतलब कि ऐसा कोई उस पर वो नहीं होना चाहिए डेट वगैरह कि जिसको उसने चुकाया ना हो या फिर उसके चुकाने के लायक उसमें उसके पास पैसे ना हो, दैट इज इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। ओके, ऐसा पर्सन जिस पर ऋण है एंड भाई उसके पास इनफ मनी नहीं है जिससे भाई उसको अदा कर सके। ओके, दैट इज इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 20 इज समवन वर्स्ट इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि ऐसा पर्सन जो न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन और उसके इंटरप्रिटेशन यानी कि उसको इंटरप्रेट करने के में सक्षम हो, दैट इज एक्चुअरी, यानी कि मुंशी होते नहीं है कि मुंशी जी जो पहले होते थे सेठ वगैरह, तो उनके साथ एक पर्सन होता था, अभी भी होते हैं, जो उनका सब हिसाब किताब अकाउंट वगैरह मैनेज करता था, डेट इज एक्चुअरी यानी कि मुंशी। ओके, सो एक्चुअरी यानी कि मुंशी याद रखेंगे, एंड इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। सो ये हुए 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेज। सो नंबर 1 इज टू कीप अंडर रैप्स, यानी कि किसी चीज़ को रैप मिस होता है, जैसे पॉलीथीन में कुछ या कागज़ वगैरह में कुछ को कवर नहीं कर देते, जैसे लपेट कर रख देते हैं, तो उस लपेटने को बोलते हैं रैप करना, WRAP। एंड इसका मतलब टू कीप अंडर रैप, इसका मतलब होता है कि किसी को रहस्य रखना, जब अपन उसको कवर कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं किसी कागज़ वगैरह से, तो आप उसको रहस्य रखना चाहते हैं कि कोई देख ना ले। सो इसका मतलब होता है टू कीप सीक्रेट, यानी कि टू कीप अंडर द रैप्स। दे ट्राई टू कीप द रिपोर्ट्स अंडर रैप, तो उन्होंने रिपोर्ट को रहस्य के तौर पे रखने की कोशिश की। ओके, सो दैट वाज नंबर 1, टू कीप अंडर रैप्स यानी कि रहस्य के तौर पे रखना। सेकेंड इज डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है काम करते करते मर जाना, यानी कि ऑफिस में ही डेथ हो जाना या वर्क के दौरान डेथ हो जाना। एंड सेंटेंस देखें, आई वांट टू रिटायर नाउ, आई डोंट वांट टू डाई इन हार्नेस, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं काम करते करते मरना नहीं चाहता। ओके, सो डाई इन हार्नेस यानी कि काम करते करते मर जाना, एंड टू कीप अंडर रैप यानी कि किसी चीज़ को रहस्य के तौर पे रखना। ओके, नंबर 3 इज फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जो अच्छे, हाँ मतलब बोलते नहीं है कि आपकी खुशियों में से मतलब जब आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उस समय आपका साथ ही रहे, डेट इज फेयर वेदर फ्रेंड। एंड जब आप पर मुश्किलें आए तो आपको छोड़कर चले जाएं, डेट इज फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि ऐसा मित्र जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे और सिर्फ आपके अच्छे समय के दौरान आपके साथ रहे। अ फ्रेंड डेट डिजर्ट्स इन डिफ़िकल्टी, डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है आपको बताइए। डिजर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, आप शायद फर्स्ट लेक्चर में, और 2 अलग अलग स्पेलिंग बताई थी, आपको बताना है कि किस डिजर्ट मीन्स क्या होता है। ओके, ही हैज रियलाइज दैट मनीष इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसका फ्रेंड है मनीष, वो केवल उसके सुखों में साथ देने वाला है, उसके दुख में नहीं।
सो फेयर वेदर फ्रेंड जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। ओके, नंबर 4 इज इमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर। इसका मतलब होता है अचानक से सामने प्रकट हो जाना, एकदम से। अपीयर सडनली। सक्सेस ऑफ डेमो डिड नॉट कम आउट ऑफ थिन एयर। जो डेमो की सक्सेस थी वो सिर्फ अचानक से पैदा नहीं हो गई, मतलब उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट थे, उस वजह से जो डेमो था वो सक्सेस हुआ। ओके, सो इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर यानी कि अचानक से प्रकट होना। एंड फेयर वेदर फ्रेंड जो सुखों का साथी हो, सिर्फ दुख में साथ ना दे। ओके, नंबर 5 इज कट नो आइस। इसका मतलब होता है अब कट नो आइस यानी कि बर्फ नहीं काट पाना, नहीं। कट नो आइस यानी कि आप कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो। डेट इज हैड नो इन्फ्लुएंस। आप कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हो, अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हो किसी, मतलब किसी काम के लिए या फिर पर्सन्स पे। तो देखें अच्छे से स्पेलिंग, इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा मीनिंग। आई हैव हियर्ड हर एक्सक्यूजेज एंड दे कट नो आइज विद मी। यानी कि मैंने उसके एक्सक्यूजेज सुन रखे हैं एंड उन एक्सक्यूजेज का मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कि कुछ भी एक्सक्यूज देते रहे उनका मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। डेट इज कट नो आइस, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना। ओके, सो डेट वाज कट नो आइस, किसी को प्रभावित ना कर पाना, किसी पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाना। डेट इज कट नो आइस। ओके, नंबर 6 इज ब्रिंग अप, या सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट अप। ओके, ब्रिंग अप मीन्स होता है किसी चीज को चर्चा में लाना। डेट इज ब्रिंग अप। इसका मीनिंग देखें, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, डिस्कशन में इंट्रोड्यूस करना। डेट इज ब्रिंग अप। सी ऑलवेज ब्रिंगिंग अप हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हमेशा वह अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किसी चर्चा में ले आती है। डेट इज ब्रिंग अप यानी कि कुछ बात चल रही है एंड अचानक से उसमें आप कोई अलग ही टॉपिक रेज कर दो। डेट इज ब्रिंग अप। ओके, याद रहेगा ब्रिंग अप यानी कि किसी चीज़ की चर्चा स्टार्ट कर देना। एंड कट नो आइस यानी कि फेल टू मेक एनी इम्पैक्ट। ओके, नंबर 7 इज कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ की दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। ओके, सो कैन नॉट बी कंपेयर टू, मतलब सम एग्जाम्पल से समझते हैं। हर लेटेस्ट बुक इज रीडेबल इनफ बट इट कांट होल्ड अ कैंडल टू हर अर्लियर वर्क। जो उसकी नई बुक लॉन्च हुई है वह रीडेबल तो है बट इट कांट होल्ड अ कैंडल टू हर अर्लियर वर्क, लेकिन जो उसका पुराना वर्क था उसके सामने ये बिल्कुल भी टिकती नहीं है, उससे पुराने वाले वर्क से कंपेयर नहीं की जा सकती। मतलब पुराना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो नया वाला है उसको पढ़ने के लिए ठीक ठाक है, बट इसकी कंपेयर पुराने वाले से नहीं की जा सकती। ओके, सो याद रखेंगे कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू यानी कि एक चीज़ की कंपेयर दूसरी से नहीं की जा सकती। सो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। नंबर 8 इज बर्न वंस बोट। अपनी नाव जला देना यानी कि पीछे लौटने के रास्ते बंद। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, आपने अपनी नाव जला दी, तो अब आप पीछे नहीं लौट सकते, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। सो डेट इज बर्न वंस बोट। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न यानी कि पीछे लौटने के रास्ते नहीं छोड़ना। डेट इज बर्न वंस बोट। नंबर 9 मेक वंस फ्लैश क्रीप। तो अपनी एक तो बॉडी को क्रीप करवा देना। ऐसा कब होगा कि जब आप अचानक से डर जाएंगे। डेट इज भयभीत कर देना और हॉरिफाई होना। द स्टोरी ऑफ शिपरेक मेड माई फ्लैश क्रीप। तो जो शिप रैक था यानी कि अचानक से जो मतलब ऐसा कोई शिप का टूटना या फिर किसी से टकरा जाना, तो डेट इज शिपरेक, या कोई फेलियर आ जाना शिप में, तो उसकी स्टोरी ने मुझे एकदम से डरा दिया या मुझको हॉरिफाई कर दिया। डेट इज मेक वंस फ्लैश क्रीप। ओके, सुना नंबर 10 नॉट गिव अ फिग। यानी इसका मतलब होता है मतलब ना रखना। एग्जाम्पल से समझें, आई डोंट गिव अ फिग वेदर ही कम्स और गोज। वह आता है या जाता है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट इज नॉट गिव अ फिग। आप लोग अच्छे कमेंट करें या बुराई तो इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। आई डोंट गिव अ फिग वेदर यू कमेंट वॉट एवर यू विश फॉर माई लेक्चर्स। तारीफ करें या बुराई, आई डोंट गिव अ फिग
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में अच्छा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ओके, सो ये थे हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज जो हुए कंप्लीट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एज वाइड सीरीज। सो नंबर 1 इज रेयर, RARE। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। नॉट ऑकरिंग वेरी इनफ, जो बार बार नहीं हो, यानी कि बहुत ही, जैसे बोलते हैं नहीं, ये चीज़ बिल्कुल एकदम रेयर है, यानी कि बहुत ही कम होती है या फिर बहुत ही कम पाई जाती है, डेट इज रेयर, यानी कि दुर्लभ। ही आर्म्स अ रेयर कलेक्शन ऑफ एंशियंट कॉइन्स, यानी कि उसके पास एंशियंट कॉइन्स का एक रेयर कलेक्शन है, यानी कि बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही कम पाया जाने वाला, डेट इज दुर्लभ यानी कि रेयर। स्कार्स, जो बहुत मतलब स्कार्स मीन्स होता है कमी, जैसे होता नहीं स्कार्सिटी, किसी चीज़ की स्कार्सिटी यानी कि कमी हो गई, डेट इज स्कार्स। एक्सेप्शनल, कोई चीज़ एक्सेप्शनल हो, जिसको बोलते हैं कि एकदम अनोखी टाइप, डेट इज एक्सेप्शनल, उसके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी है। सो ऐसा क्रिकेट में नहीं बोलते, उसके अंदर मतलब एकदम से जैसे कि विराट कोहली का कवर ड्राइव, तो एकदम से उसके विराट कोहली के अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी, मतलब सबकी अपेक्षा बहुत ही शानदार करता है, डेट इज एक्सेप्शनल। ओके, एंटोनिम देखें जो बहुत कॉमन है, यानी कि कॉमन, हर लोगों में कॉमन है, यानी कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट में पाया जाता है, या फिर आप लोग समझते हैं जो कॉमन है यानी कि बहुत आम है, डेट इज कॉमन। फ्रीक्वेंट है जो बार बार होता है, एंड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि जो सामान्य है, यानी कि कोई स्पेशल नहीं, डेट इज ऑर्डिनरी। एंड रेयर, जो बहुत ही कम पाया जाता है, या फिर जो बहुत ही कम हैपन होता है, यानी कि बाई चांस ही होता है, डेट इज रेयर। जैसे कि जो हेलिकामेट नाम सुना हो, लास्ट बार कब सीन हुआ था, तो हेलिकामेट का देखा जाना एक बहुत ही रेयर इवेंट है। सो यानी कि बहुत ही कम होता है ऐसा जो पर्सन देख पाते हैं इस टाइप की इवेंट को। ओके, याद रखेंगे रेयर यानी कि डेट हैपेंस वेरी लेस। ओके, सेकेंड इज हाइडल। हाइडल तो देखा होगा आप लोगों ने, बाधा, हाइडल मीन्स बाधा होता है, जैसे हाइडल डिश नहीं होती, वो ऐसे बीच बीच में कुछ रखे होते हैं एंड इधर से रन करके इनको जंप करते हुए जाना होता है, डेट इज हाइडल यानी कि बाधा। ओके, अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी डेट मस्ट बी ओवरकम, तो ये तो सिंपल है हाइडल। सी ओवरकम एवरी हाइडल इन हर पाथ टू सक्सेस, तो वह अपने सक्सेस के पाथ, सक्सेस के रास्ते आने वाली हर एक हाइडल को सक्सेसफुली ओवरकम करती गई। ओके, सिनोनिम देखें तो ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधा। इम्पेडिमेंट, इस मीन्स भी होता है हाइडल बाधा। एंड बोटलनेक, इस मीन्स भी होता है कोई कठिनाई या बाधा रास्ते में। तो बोटलनेक, तो बोटल की नेक कैसी होती, ऐसी होती है ना, तो कुछ इसमें अंदर चला गया एंड इसके बाद ये बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो इस टाइप से याद रखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बॉटल से बाहर निकालने में, तो बॉटल नेक यानी कि बाधा। ओके, ऑब्स्टेकल तो आता है एंड इम्पेडिमेंट मीन्स भी बाधा। ओके, याद रखेंगे तीनों को। एंटोनिम देखें तो एडवांटेज, एडवांटेज लाभ, एड मीन्स होता है उपचार करना, जैसे कि मेडिकल एड होता है या फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो उसमें ए वाला AID होता है, नॉट ADD, दिस इज अलग, इसमें होता है जोड़ना, एंड AID इसमें होता है उपचार करना, एंड हेल्प आप लोग जानते ही हैं। ओके, सो सेकंड वाज हाइडल यानी कि परेशानी, बाधा। ओके, नंबर थर्ड इज डेसिमेटेड। डेसिमेटेड भी होता है किल करना, डिस्ट्रॉय करना, और रिमूव अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज प्रोपोर्शन, यानी कि किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा को बर्बाद कर देना, तहस कर देना, या पर्सन के सेंस में तो मार देना, डेट इज डेसिमेटेड। तो आप लोगों ने देखा होगा डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल क्या होता है कि पॉइंट के बाद होता है यूज, यानी कि जब 1/10 यानी कि 10 में से एक, तो एक के 10 हिस्से कर दिए, उसमें से एक हिस्सा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेसिमल, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस टाइप से आप डेसिमल से डेसिमेटेड याद रख सकते हैं, यानी कि किल कर दिया या बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। द आर्मी वाज कम्प्लीटली डेसिमेटेड इन द वार, तो युद्ध के समय आर्मी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सिनोनिम देखें, एनिहिलेट करना यानी कि बर्बाद, ऑब्लिटरेट एंड स्लॉटर। स्लॉटर यूज होता है एनिमल्स को किल करने के लिए, स्लॉटर हाउस होते हैं।
ओके, ऑब्लिटरेट तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, डेट इज ऑब्लिटरेट एंड एनिहिलेट, ये भी सेम सेंस में यूज होता है। एंटोनिम देखें, बिल्ड करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, एंड क्रिएट, निर्माण करना। ओके, सो ये थे सिनोनिम एंटोनिम्स। नंबर 8, डेसिमेटेड, डिसमिस, किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग। ओके, नंबर 4 इज स्लाइडर, SLITHER, स्लाइडर। ओके, इसमें होता है मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस, मतलब कोई स्पेस पे बहुत एकदम स्मूथली चल रहा है, जैसे कि एक स्नैक। ओके, सो वह स्लाइडर कर रहा है बहुत मतलब चिकनी सी जगह पे, या फिर कोई फिश वाटर में स्लाइडर कर रही है, या फिर कोई पर्सन है जो किसी जगह प्रेजेंट था एंड वहाँ से बिल्कुल स्मूथली निकल गया चुपके से, किसी को पता भी नहीं चला, डेट इज स्लाइडर, मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस। ओके, एग्जाम्पल देखें, द लिजार्ड स्लाइडर अप द बॉल साइलेंटली, तो लिजार्ड मतलब बॉल पर स्मूथली बिल्कुल ही स्लाइडर करती रही, यानी कि इस टाइप से मूव करना, लाइक अ स्नैक। ओके, नॉट ट्विस्टिंग वे। सिनोनिम देखें तो क्रॉल, इसमें होता है रेंगना, एंड रिगल। रिगल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा हो कायको जैसे कोई अर्थ बॉम्ब वगैरह रहता, इसको कुछ टच करो तो एकदम से ऐसा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा, डेट इज रिगल। ओके, ये याद रहेगा। एंड स्लाइड, स्लाइड में भी होता है फिसलना, स्लाइड वाला झूला होता है ऐसा, एंड इधर वो ऐसा रहता है, इधर से ये चिकना रहता है, इधर से अपन लोग जाते हैं नीचे, डेट इज स्लाइड, यानी कि फिसलना। ओके, एंटोनिम देखें, लिंगर, एक जगह ठहरे रहना, डेट इज लिंगर। एंड रिसीट, रिसीट का मतलब होता है पीछे हटना, जैसे मैंने बताया ना कि वाटर रिसीट कर रहा है तो अपनी पुरानी वाली जगह पे जा रहा है, जैसे बाढ़ के समय लेवल बहुत ज़्यादा पहुंच गया था एंड वाटर रिसीट कर रहा है, यानी पीछे जा रहा है, डेट इज रिसीट। एंड हाल्ट, हाल्ट में होता है ठहरे रहना एक जगह। तो ये थे एंटोनिम एंड सिनोनिम ऑफ स्लाइडर। नेक्स्ट इज फ्रीलांस। फ्रीलांस आप लोगों ने देखी होगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट। फ्रीलांस का मतलब होता है कि आप एक साथ बहुत सारी जगह वर्क कर रहे हो, आप एक जगह फिक्स नहीं हो, मतलब अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप पूरी तरह स्वतंत्रता से काम कर रहे हो, डेट इज फ्रीलांस। अर्निंग वंस लिविंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। ही प्रीफर्स टू फ्रीलांस रेदर देन टेक आर 9 to 5 जॉब, यानी कि भाई एक जगह 9 to 5 जॉब की जगह मतलब फ्रीलांसिंग करना पसंद करता है। ओके, सिनोनिम देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, इंडिपेंडेंट, अनएफिलिएटेड। इंडिपेंडेंट आप लोग जानते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी जानते हो, मतलब स्वरोजगार, मतलब जो खुद से ही वर्क कर रहा है, डेट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, एंड अनएफिलिएटेड जो किसी एक कंपनी से एफिलिएटेड नहीं है, जैसे एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह भी होते हैं। अनएफिलिएटेड यानी कि एक जगह फिक्स नहीं है, डेट इज अनएफिलिएटेड, कि मैं सिर्फ इसके लिए वर्क करूंगा और दूसरे के लिए वर्क नहीं करूंगा, डेट इज एफिलिएटेड। एंड जो ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक फिक्स के लिए वर्क नहीं करता, डेट इज अनएफिलिएटेड। ओके, एंटोनिम देखें तो एम्प्लॉयड, जो एक जगह एम्प्लॉयड है, डेट इज मतलब एक फिक्स जगह बांध रखी है कि मैं सिर्फ इसके लिए काम करूंगा, डेट इज एम्प्लॉयड जो परमानेंट है। एंड सैलरीड जिसको एक जगह सैलरी मिल रही है। ओके, सो दिस वर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इम्पायस। इससे पहले मैं बताऊं PIOUS, इसमें से होता है OUS पवित्र। एंड जो इम्पायस है ये इसका हुआ अपोजिट, यानी कि अपवित्र, इधर लिखा है अधर्मी, तो शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, जो धर्म और भगवान के प्रति सम्मान नहीं दिखाए तो उसको बोलेंगे इम्पायस। द इम्पायस रिमार्क्स लेड टू पब्लिक आउटरीच, जो इम्पायस रिमार्क्स थे यानी कि एक टाइप से किसी की बदनामी करने वाले या फिर किसी को उल्टा सीधा बोलने वाले रिमार्क्स थे, उसकी वजह से पब्लिक आउटेज हो गया, पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, पब्लिक भड़क गई। ओके, सो सिनोनिम देखें इर्रिवेरेंट। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि रिवेरेंस का मतलब क्या होता है। रिवेरेंस मीन्स होता है सम्मान, एंड इर्रिवेरेंट यानी कि जो असम्मान जताए। ब्लास्फेमस यानी कि इसका मतलब होता है कि
गॉड के मतलब किसी एक स्पेसिफिक या कोई भी रिलीजन या बिलीफ के प्रति उल्टा सीधा बोलना या हेट रखना, डेट इज ब्लास्फेमस एंड सैक्रिलेजियस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मतलब जो सैक्रेड है पवित्र, एंड सैक्रिलेजियस जो मतलब किसी धर्म के प्रति ऐसा दिखाए कि नेगेटिव बोले उसके बारे में, डेट इज सैक्रिलेजियस। ओके, एंटोनिम देखें, डिवोट, पायस एंड रिस्पेक्टफुल। तो ये सब मतलब किसी धर्म के सम्मान के लिए ये वाले वर्ड यूज होते हैं। सो सिनोनिम एंटोनिम्स कंप्लीट हुए इम्पायस के। नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 इज ऑगस्ट। ऑगस्त ऋषि थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे। ओके, सो समवन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, जो बहुत ज़्यादा प्रतापी है, जिसका सब लोग सम्मान करें, डेट इज ऑगस्ट। सिनोनिम देखें, जो मैजेस्टिक है या डिग्निफाइड है, या एमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख, डिग्निफाइड यानी कि जो बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, डेट इज डिग्निफाइड यानी कि, एंड मैजेस्टिक इज जिसके पास बहुत ज़्यादा एक टाइप से पावर है, जैसे कोई राजा टाइप, डेट इज मैजेस्टिक। सो नेम हुए। एंड एंटोनिम्स आर लोली, डिसऑनरेबल एंड डिस्ग्रेसफुल। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होने वाले वर्ड हैं। तो ये हुए एंटोनिम। एंड ऑगस्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा सम्मानीय, एंड डिसऑनरेबल, लोली एंड डिस्ग्रेसफुल, ये अपमानजनक वर्ड है। ओके, सो याद रखेंगे इनको। एंड नेक्स्ट इज नंबर 8, स्कॉन। स्कॉन मीन्स क्या होता है? तिरस्कार करना, अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिस्डेन। किसी के प्रति नफरत हो, किसी का तिरस्कार किया जा रहा हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्कॉन। हिज प्रपोजल बाज मेट विथ ओपन स्कॉन। तो उसके प्रपोजल जो उसने प्रस्ताव रखा, उसकी खुले तौर पे बदनामी हुई, उसके लोगों ने बुराई की, उसको क्रिटिसाइज किया, डेट इज स्कॉन, या उसका मजाक बनाना। तो सिनोनिम देखें, डेरिजन इसमें होता है उपहास करना, मजाक बनाना, रिडिक्यूल, सेम एंड मोकरी। तो मोकरी भी इसी मतलब एक टाइप से मजाक बनाना किसी टाइप के, तो उस सेंस में ये सारे वर्ड यूज होते हैं। एंटोनिम देखें, एडमायरेशन, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति, एंड रिस्पेक्ट किसी का सम्मान किया जा रहा है, डेट इज रिस्पेक्ट। सो इसको याद रखेंगे, ये अ फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिस्डेन। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 इज एवराइस। एवराइस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, यानी कि सांसारिक मोह माया के प्रति बहुत ज़्यादा लालच होना, एक टाइप से बोलें तो लोभ होना। एवराइस कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। तो लालच की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप तक डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, सो हमें लालच करना नहीं चाहिए। लालच इज बुरी बला। सिनोनिम देखें, ग्रीड, क्यूपिडिटी, सेल्फिशनेस, ये हुए सिनोनिम्स। एंटोनिम देखें, जेनरस है कोई पर्सन, जेनरसिटी, जेनरस से जेनरसिटी, एंड चैरिटी, आप लोग जानते हो चैरिटी में पैसे वगैरह दे दिया, दान वगैरह। एंड सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस है कोई पर्सन, सेल्फलेस, रोहित शर्मा। सेल्फलेस इनिंग्स आप लोगों ने सुना हो कहीं, मतलब उन्होंने हाँ कई बार 40s में कई बार आउट हुए, कई बार 80s में, या मतलब एक टाइप से बिल्कुल पूरी तरह कंट्री के लिए खेलना, अपनी परवाह नहीं करना, पर्सनल रिकॉर्ड की, डेट इज सेल्फलेसनेस। या फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से मैं आपको लिए सब दे रहा हूँ, पानी चिंता नहीं कर रहा, डेट इज सेल्फलेस, पानी परवाह किए दूसरों के लिए कुछ देना, डेट इज सेल्फलेस। ओके, जेनरसिटी आप लोग जानते हो, यानी कि कोई बड़े दिल वाला है, डेट इज जेनरस पर्सन। ग्रीड लालची, एंड क्यूपिडिटी भी लालची वाले सेंस में यूज होता है। एंड सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ओके, सो ये थे एवराइस यानी कि लालची के सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हुए। जो एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ वन वर्ड सीरीज इज, वन वर्ड नहीं सॉरी, वर्ड सीरीज, दिस इज अपोजिट, APPOSIT, इसमें होता है उपयुक्त, नॉट अपोजिट। दिस अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, दिस इज अपोजिट। ओके, इसमें होता है उपयुक्त, यानी कि अपोजिट का भी अपोजिट। हर रिमार्क्स वर अपोजिट टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जो उसके रिमार्क्स थे वो बिल्कुल डिस्कशन के टॉपिक के लिए उपयुक्त थे। सिनोनिम देखें, जो रिलेवेंट है, डेट इज उपयुक्त, सुटेबल है, एंड फिटिंग है, यानी कि एकदम फिट बैठ रहा है। एंटोनिम देखें, इनएप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट नहीं है, अनरिलेटेड, रिलेटेड नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि बिना महत्व का है। ओके,
सो ये थे अपोजिट के सिनोनिम, एंटीनिम्स। एंड एक और वर्ड होता है फ्रिवलस, ये भी एंटोनिम है, यानी कि जो इसका मतलब नॉट सिग्निफिकेंट है। एंड एक और वर्ड होता है ट्रिवियल है, ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ओके, सो ये भी होते हैं इसके एंटोनिम, याद रखेंगे। अपोजिट यानी कि अप्रोप्रिएट है, जो उसको बोलते हैं अपोजिट, एंड रिलेवेंट, सुटेबल, फिटिंग, इसके सिनोनिम, एंड ये सब एंटोनिम। सो वर्ड सीरीज हुई कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले है कॉल इन। कॉल इन मतलब किसी को बुलाना, एंड किसी स्पेसिफिक काम से, डेट इज कॉल इन। द मैनेजर कॉल्ड इन द टेक्नीशियन टू फिक्स द कंप्यूटर। तो मैनेजर ने टेक्नीशियन को बुलाया कंप्यूटर को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो किसी को कॉल इन किया जा रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक काम की वजह से उसको बुलाया जा रहा है, डेट इज कॉल इन। सेकेंड इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ किसी मतलब होता है कैंसिल, जैसे मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया किसी वजह से। मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कोई मीटिंग कॉल ऑफ कर दी गई, कोई प्रोग्राम कॉल ऑफ कर दिया गया। ओके, सो यानी कि कॉल ऑफ करना यानी कि कैंसिल करना। थर्ड इज कॉल अप। जब आप कॉल अप करते हो किसी चीज़ को तो आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उसको याद, फिर से याद करने की। द स्मेल ऑफ सी कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ ए चाइल्डहुड। तो सी की स्मेल से उसकी होता नहीं है, कभी आप मतलब एक टाइप से पुरानी यादों की एक टाइप से आपके माइंड में अरोमासी एक टाइप से स्मेल आ जाती है कि पुराना टाइम कितना अच्छा होता था। डेट इज कॉल अप, आप अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो, डेट इज कॉल अप। ओके, नंबर फोर्थ इज कॉल अपॉन और कॉल ऑन। इसका मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, यानी कि आमंत्रित करना। द प्रिंसिपल कॉल अपॉन द चीफ गेस्ट टू एड्रेस द स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को बुलाया स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए। किसी को कॉल ऑन किया जा रहा है तो मतलब वो भी एक कोई ही छोटे से काम के लिए होगा, डेट इज कॉल ऑन या कॉल अपॉन, यानी कि इनविटेशन दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। एंड कॉल इन का मतलब होता है नॉर्मल कोई वर्क वगैरह, एंड कॉल अपॉन ये मतलब ऑफिशियल टाइप से यूज होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कैरी अवे। कैरी अवे हो रहा है तो इसका मतलब होता है टू अराउज टू मच इमोशन एंड जील, यानी कि कैरी अवे बाय फीलिंग, मतलब आप एक टाइप से बोलते हैं नहीं कि भावनाओं में बह जाना, डेट इज कैरी अवे, उत्तेजित होना। हाँ, एवरीवन वाज कैरीड अवे बाय द, मतलब कोई एक्साइटिंग मैच था उसकी वजह से एक टाइप से बहुत ज़्यादा उत्साह होना, डेट इज कैरी अवे। शी गॉट कैरीड अवे व्हाइल सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग। तो मतलब वह अपनी फेवरेट सॉन्ग गाते हुए एकदम से उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया या फिर उसमें बह गई एक टाइप से, डेट इज कैरी अवे। ओके, सो आई थिंक 5 फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट आर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फर्स्ट इज एंटीपैथी टू। एंटीपैथी टू ए वर्ड यूज होता है, मतलब एंटीपैथी टू समथिंग। शी हैज ऑलवेज शोन स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल। तो उसने एंटीपैथी दिखाई है, मतलब अपना विरोध दिखाया है एनिमल्स की क्रूअल्टी के खिलाफ। तो किसी पर्सन के खिलाफ एंटीपैथी हो तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एंटीपैथी अगेंस्ट समवन। एंड पर्सन के अलावा कोई हो तो एंटीपैथी टू समथिंग। ओके, सो एंटीपैथी टू समथिंग एंड एंटीपैथी अगेंस्ट समवन। ओके, याद रखेंगे ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है, एंटीपैथी अगेंस्ट एंड एंटीपैथी टू समथिंग। इसकी मतलब होता है विरोध आवाज दिखाना, ओके, व्यक्त करना। या फिर आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की डिमांड करना, डेट इज आस्क फॉर। द वर्कर्स आस्क फॉर अ सैलरी रेज ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान वर्कर्स ने सैलरी को रेज करने की मांग की, डेट इज आस्क फॉर। एफिलिएटेड टू समथिंग, जैसे होते नहीं एफिलिएटेड कि स्कूल एफिलिएटेड या कॉलेज है जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, डेट इज एफिलिएटेड। दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब किसी चीज से संबंधित होना, डेट इज एफिलिएटेड टू। ओके, लास्ट वन इज एफिलिएटेड विथ, ये पार्टी के सेंस में होता है। एफिलिएटेड टू अक्सर कॉलेज के लिए यूज होता है, एंड एफिलिएटेड विथ, तो एफिलिएटेड विथ है तो वह पार्टी से संबंधित है। ही इज एफिलिएटेड विथ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, वह एक जो मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी है उससे, या फिर जो बड़ी पार्टी है उससे एफिलिएटेड है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, डेट इज एफिलिएटेड विथ। जो एफिलिएटेड टू सम कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह, एंड एफिलिएटेड विथ
किसी पार्टी से रिलेटेड। ओके, एंड लास्ट आर यूजफुल वर्ड फॉर क्लोज टेस्ट। फर्स्ट इज अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम, स्नेह, मतलब ठीक है, अपने लव्ड वंस के लिए यूज होता है अफेक्शन। ही डिड नॉट शो हिज वाइफ एनी अफेक्शन। उसने अपनी वाइफ के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाया, कोई स्नेह नहीं दिखाया। डेट इज अफेक्शन, यानी कि आप फीलिंग ऑफ लव। ओके, एंड नेक्स्ट इज अफेक्टेशन। इसमें होता है बनावटी या फिर दिखावटी बर्ताव, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो एक टाइप से शो ऑफ कर रहा हो, यानी कि सिर्फ दिखाने का हो एंड अंदर से कोई वो नहीं हो, प्रेम वगैरह। ओके, एग्जाम्पल देखें। ही स्पीक्स क्लियरली एंड विदाउट अफेक्टेशन। वह बिल्कुल स्पष्ट बोलता है बिना किसी दिखावे के या फिर बिना मतलब बनावटी बिहेवियर के। डेट इज अफेक्टेशन। ओके, सेकेंड इज एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स होता है किसी चीज़ से परहेज करना। एग्जाम्पल के देखें तो ईटिंग, ड्रिंकिंग, बोटिंग, आप उससे चीज़ से परहेज कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो उसका लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेट इज एब्सटेन। एंड रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है टू कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स, टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ चीज़ से आप करने से खुद को रोक रहे हो या खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप एक टाइप से बहुत ज़्यादा संयमित हो। डेट इज रिफ्रेन। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड एब्सटेन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप कुछ करने से खुद को रोका। बोथ साइड शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्शंस दैट वुड मेक द सिचुएशन वर्स। तो आप मतलब दोनों साइड ने खुद को एक्शन लेने से रोका, जिससे ऐसी कोई रिएक्शन जिससे कि सिचुएशन खराब हो जाए। तो इस टाइप से इस शॉर्ट टर्म के लिए हुआ रिफ्रेन, यानी कि खुद को कंट्रोल करना। एंड इधर ही टुक अ वोट टू रिफ्रेन फ्रॉम एल्कोहल। उसने एल्कोहल को बिल्कुल हाथ न लगाने की प्रतिज्ञा ली। तो ये लॉन्ग टर्म में यूज होता है एब्सटेन एंड शॉर्ट टर्म में होता है यूज रिफ्रेन। रिफ्रेन का यूज होता है खुद को संयमित करना एंड एब्सटेन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से परहेज कर रहे हो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये थे क्लोज टेस्ट के लिए वर्ड एंड इधर होता है हमारा लेक्चर फिनिश। सो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज 10 लेक्चर्स। सो एक बार फिर से क्लैप करिएगा खुद के लिए। अपनी इस उपलब्धि के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आप अभी तक इस सीरीज में बने हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप एंड तक भी बने रहेंगे एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपकी बुकैप एकदम फ्लो होने लगेगी, बिल्कुल वाटर की तरह। ठीक है, सो इधर करते हैं फिनिश। तो देखते होता ना कि आप जब मेहनत करते जाते हैं तो धीरे धीरे सब वो एक्यूमुलेट होने लगता है, सब नॉलेज, एंड फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आपको कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उनका मतलब आप यदि अच्छे से इसको रिवाइज करते जा रहे हैं तो आपके माइंड में जाने लगे होंगे अच्छे से। तो ठीक है, इधर करते हैं फिनिश। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।